नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम आपसे बात करेंगे कि 498A के केस में हम ऐसे कौन से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछें पत्नी और उसके परिवार या जो गवाह हैं उनके, कि मामला हमारे फेवर में आ जाए। साथियों, वास्तव में मैंने कई केसों में देखा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ऐसे ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि सारे जो झूठे केस किए जाते हैं ना, उनकी हवा निकल जाती है और वो बिल्कुल कहीं भी नहीं टिक पाते हैं और मामला पति के पक्ष में चला जाता है। देखिए, झूठ के तो पैर नहीं होते हैं, सभी जानते हैं। हम भले एफआईआर में कुछ भी झूठा सच्चा लिखा दें, लेकिन जब फैक्ट सामने आता है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रतिपरीक्षण गवाहों से, और जो डिफेंस काउंसिल हैं वो अपनी योग्यता से, एबिलिटी से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो फिर तब जो झूठे केस करने वाले हैं तब उनको समझ में आता है कि मतलब ये कितना कठिन काम है। एफआईआर में झूठ लिखवा देना, हमने किसी की सहायता से, अपने वकील साहब की सहायता से या और किसी इष्ट मित्र की सहायता से झूठी एफआईआर तो करना बहुत आसान है। तो साथियों, इसमें मैं आपको मतलब जो मोटे मोटे से टिप्स हैं वो बता दूँ। अगर आप स्वयं पार्टी इन पर्सन होके क्वेश्चन कर रहे हैं तो, या आप डिफेंस काउंसिल हैं, तो आपको कम से कम क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय 40 से 45 क्वेश्चन तो तैयार करके रखने ही चाहिए। मतलब आप ये बना लें कि आपको इतने क्वेश्चन करना है। और जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन इस ढंग से हों कि ज़्यादातर उनका जो आंसर है, उत्तर है, वो हाँ या ना में आए। अब हाँ या ना में देने में कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो में जो जिसका प्रतिपरीक्षण यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है हाँ करता है, और कुछ जल्दी में ऐसे क्वेश्चन में हाँ कर जाता है कि जो उसका आंसर उसको ना करना चाहिए, वहीं फंसता है वो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी जो एफआईआर है उसको बहुत गहराई से एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, क्योंकि जो एफआईआर रहती है वो एफआईआर ही मतलब एक तरह से आपकी पूरी मतलब जान है केस की, क्योंकि उसी से पॉइंट आप निकालेंगे ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर उसमें एफआईआर में उस घटना का डेट, टाइम या प्लेस नहीं दिया है तो उसके बारे में पूछें कि भाई ये घटना कहाँ हुई है, तो वो बताएगी कि नहीं इस तारीख को हुई है या यहाँ पे हुई है, और पता लगा कि आप उस तारीख को थे ही नहीं वहाँ पे, तो वो झूठी सिद्ध हो जाएगी। और उस मतलब घटना का टाइम अगर पूछेंगे आप कि कितने बजे हुई, वो टाइम बताएगी, तो टाइम में फंसेगी अगर वो झूठ रहेगा, क्योंकि आप प्रूफ कर दोगे कि नहीं ये घटना जो आप बता रही हो वहाँ पे तो मैं था ही नहीं, मैं तो उसी जगह पे वहाँ था, और घटना जब हुई तो घर में कौन कौन सा था। आपने इसमें ये भी देखना है कि एफआईआर में जैसे घटना जो बताई, मान लो मार्च की बताई और उसने 1 साल बाद एफआईआर दर्ज की है, तो वो भी क्वेश्चन आप ये करें कि आपने एफआईआर इतनी देर से क्यों कराई। वो बोलेगी कि मेरे साथ मारपीट हुई थी, मैं बीमार थी, फलाना ठिकाना, दुनिया के बहाने बनाएगी। तो उसको बोलेंगे भाई आप बीमार थी, लेकिन आपके घर वाले जो माता पिता हैं वो तो नहीं बीमार थे, वो तो एफआईआर करा सकते थे। वो तो आपने मतलब एक रीजनेबल डाउट पैदा करता है ना कि एक साल बाद आप करा रही हैं, तो वहाँ पे उसको अटकाएं। और दूसरे, जब एफआईआर देर के लिए वो क्वेश्चन पूरा हो जाए तो तुरंत बोलें कि जब आपके साथ मारपीट हुई है तो आपने शोर मचाया था तो कौन कौन आया था। वो ये तो नहीं कह सकती कि मैंने शोर नहीं मचाया था, भाई कोई किसी को पीट रहा है तो वो शोर तो मचाएगी। तो जब वो बोले कि नहीं कोई नहीं आया तो ऐसा तो कैसे हो सकता है कि आपके पड़ोसी थे और वो पड़ोसी ने सुना नहीं है या कोई आया नहीं, तो वहाँ पे आप डाउट कर दें। पड़ोसी
नहीं आए तो वहाँ भी एक डाउट पैदा हो जाएगा। तो और फिर जैसे लड़की के माता पिता बोलते हैं कि मैंने 30 से 40 लाख रुपए खर्च किया, तो अब उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया 30 से 40 लाख रुपए ये आपके पास कहाँ से आया? तो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने बैंक से निकाला, यहाँ से निकाला, क्योंकि झूठा है, वो सच्चा तो है नहीं। सच्चा होगा तो बता देंगे कि मैंने इस अकाउंट से निकाला, लेकिन वो नॉर्मली यही बोलेंगे कि मैंने उसको मेरे पास कैश रखा हुआ था। तो जब वो कैश रखा है तो आप तुरंत उनसे बोलें कि जब आपके पास इतनी बड़ी रकम 30-40 लाख रुपए की घर पे रखी थी तो आपने क्यों रखी थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो रखी थी तो क्या आपने ITR अपनी भरी, उस ITR में उसका डिक्लेरेशन दिया है कि मेरे पास इतना कैश है? वो वहाँ फंसेंगे, तो वहाँ पे उनका फिर आपके साथ कभी कभी ये होता है कि मारपीट की घटना बताई है कि आज की, और मेडिकल रिपोर्ट लगी है 4 दिन बाद की, 5 दिन बाद की, तो उसका कारण पूछें कि मेडिकल रिपोर्ट आपकी देर से क्यों बनी है, क्योंकि वो सब फर्जी बना ली जाती है, मैनेज की जाती है। उसको मैं क्या बोलूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो और जैसे उसमें सबके नाम हैं, आप उसमें देखें कि नाम तो लिखें लेकिन स्पेसिफिक उसमें रोल नहीं है कि किसने क्या किया। तो आप ये पूछें कि भाई आपको मारा पीटा तो इन्होंने क्या किया था, इनकी सास ने क्या किया था, देवर ने क्या किया था, तो वो ऐसे करके उनको उलझा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण है कि आप उनसे ये पूछें कि आपकी शादी के बाद से आपके ससुराल वाले या पति आपको घुमाने फिराने के लिए कहीं ले गए? वो अगर बोलेगी कि नहीं ले गए तो आपके पास ज़रूर वहाँ के फ़ोटो होंगे, कुछ भी होंगे, तो उससे आप उसको झूठा सिद्ध कर सकते हैं, बता दें। फिर वो ज्वेलरी का उसने लगाया कि ज्वेलरी हमारी छीन ली, हमारी ज्वेलरी रख ली, वो स्त्रीधन का भी केस लगा देते हैं 406 का। तो ज्वेलरी का अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ हैं तो जैसे दिवाली, करवा चौथ, होली और वगैरह वगैरह फेस्टिवल पे या धार्मिक आयोजनों पे अगर वो जेवर पहने हुए तो आप उसको झूठा सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए भाई ये फ़ोटो देख लो है, हर उसमें फंक्शन में तो आप पहने हुए हैं, तो ये आप कैसे कह सकती हैं? तो वहाँ पे वो झूठी सिद्ध हो जाएगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो अच्छा डिफेंस काउंसिल होता है उसको मतलब उस केस को जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो तो सबसे पहले FIR पढ़ के उसमें जो ये ध्यान देना चाहिए और ये समझने की कोशिश करना चाहिए अपने क्लाइंट से मिलके कि ये जो है FIR हुई क्यों, उसका रीज़न उसको मतलब निकालना चाहिए। क्योंकि अगर उसको ये पता लग जाएगा डिफेंस काउंसिल को यानी वकील साहब को कि मतलब ये FIR जो दर्ज कराई गई है झूठी, ये क्यों कराई गई है, तो फिर उसकी वजह उसको पता रहेगी तो वो क्वेश्चन उसके हिसाब से निकाल सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले अपने क्लाइंट से ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, मतलब गहराई से चर्चा करनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि 2-4 दिन चर्चा करनी चाहिए, आधा 1 घंटे समय देके सब पूरे तथ्यों पे, क्योंकि पूरा का पूरा जो दारोमदार रहता है ये क्रॉस एग्जामिनेशन का, ये मतलब जितनी तैयारी आप अच्छी कर लें वो तैयारी ही आपके काम आएगी। और एक बार अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको फेल कर दिया तो फिर आपको केस जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा उसमें। तो साथियों ये छोटे छोटे टिप्स थे मैंने आपको दिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है और आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले हैं या आगे आने वाले हैं, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख के आप अपना केस ज़रूर जीत सकते हैं। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं हमेशा की तरह आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कास्ट है। आप हमारे चैनल के मेंबर हो जाएंगे, फिर हमारे आने वाले वीडियो आपको हमेशा निरंतर बिना किसी बाधा के सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और लाइक ज़रूर करते रहें, हमें हौसला मिलता है कि हमारे जो बनाए हुए वीडियो हैं या जो कानूनी ज्ञान हम दे रहे हैं आपको, उसका आपको लाभ मिल रहा है और आपको पसंद आ रहा है। साथियों इसको शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और साथियों अपने साथियों को भी ये जानकारी मिले, तो इसके लिए आप इसको हमारे वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।